हाँ जी, कहाँ पहुँच रहे हैं हम? सर हम शरीर और मन के बीच में डिफरेंस भी देख रहे थे और लास्ट में हमने ये पाया कि आधे से ज्यादा मतलब बहुत लोग अधिकतर लोग दुनिया में सामान से सम्मान, सुविधा से सुख जैसी चीजों से दौड़ने की तैयारी करते हैं सर। उसी से उनकी जिंदगी चलती है सर। वो अपनी सुविधा को सुख मानते हैं और फिर और उनको चाहिए रहते, वो लोग संतुष्ट ही नहीं होते क्योंकि उनको वो सुविधा को सुख मानते हैं और वो चाहते हैं कि और अमीर बने तो और सुविधा मिले तो और सुख ले, लेकिन उन लोगों की ये गलत थिंकिंग है सर। एक आदमी अपने घर में इतनी बिजली हर महीने जलाता है कि 15,000 घर रोशन हो सकते हैं। ऐसे बेवकूफ़ी करने वाले आदमी को हम अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी, वो जो बेवकूफ़ी करता है वो उसके पास है और हम उसको बड़ा मानते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी। धीरे से हमको चीज़ों को राइटली सही तरीके से इवेल्युएट करना आएगा कि हम किसको बड़ा माने। देखिए, अब बहुत क्लियर हो गया कि हर आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। क्या चाहिए? स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास, स्वस्थ शरीर और परिवार में समृद्धि और समाज में व्यवस्था। ये हम सबको चाहिए। इससे कम में चलेगा? इससे ज्यादा की जरूरत है? तो जो भी व्यक्ति, तो मेरे बड़े होने का आधार ये है कि मैंने कितने लोगों को स्वयं में विश्वास पूर्वक जीने में सहयोगी हुआ। ठीक, मैं कितने लोगों को संबंधों में विश्वास पूर्वक जीने के लिए सहयोगी हुआ, कितने परिवारों के समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोगी हुआ, कितने लोगों के स्वस्थ होकर जीने के लिए सहयोगी हुआ, और समाज में व्यवस्था हो इसके लिए मेरी क्या भूमिका है। ये हमारे बड़े होने का आधार है। तो इसमें क्या होगा कि दुनिया हमको क्या मानती है नहीं मानती है ये बाद का मुद्दा है। मैं अपने आप को किस रूप में देखता हूं इसको तो मैं समझता हूं। ठीक है, तो मैं स्व मूल्यांकन करता हूं, सेल्फ असेसमेंट करता हूं। सेल्फ असेसमेंट करके मैं अपने आप को इवेल्युएट करता हूं। उस आधार पे मैं खुद अपना सम्मान करता हूं। तो मैं आपके सामने सम्मान का कटोरा लेके नहीं घूमता हूं कि आप मेरे को अप्रिशिएट करो। आप मेरे को अप्रिशिएट करते हो तो आप मेरे को अच्छा ही लगता है। कोई हमको अप्रिशिएट करता है ये हमको अच्छा ही लगता है, पर ये अच्छा लगना है कि अच्छा होना है? ये मोमेंट्री हैप्पीनेस है कि परमानेंट हैप्पीनेस है? मोमेंट्री हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस किधर है? वो तो अपने अच्छा होने में है। अच्छा होने का मतलब स्वयं के प्रति विश्वास, संबंधों में विश्वास, स्वस्थ शरीर, समृद्धि परिवार में और समाज में व्यवस्था हो, इसके लिए मेरी एक निश्चित भूमिका। ऐसा मैं अपने में फील करता हूं, ऐसा मेरा वातावरण भी उसको स्वीकारता है। ये मेरे खुश होने का आधार। ये परमानेंट, ये कंपैरेटिव नहीं है। मेरा ऐसा हो सकता है, इसी का नाम सफलता है। सफलता, सफलता माने सुफल, सही फल, सुफलता। ता शब्द आता है किसी चीज की कंटिन्यूटी के लिए, सही फल की निरंतरता। तो अपने में विश्वास हो जाए इस फल की निरंतरता, संबंधों में विश्वास हो जाए इस फल की निरंतरता, स्वस्थ शरीर रहे इस फल की निरंतरता, समृद्धि परिवार में हो इस फल की निरंतरता, समाज में व्यवस्था हो इस फल की निरंतरता। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ये सफलता। ये सफलता सभी के लिए, यदि सफलता का ये मॉडल होगा कि नहीं होगा? इससे कम में सफलता होगी? इससे अधिक कुछ सफलता के लिए बोल सकते हैं? नहीं। पिन पॉइंटेडली, प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि ये सुफल है, ये सही फल है। ये सभी को मिल सकता है कि कुछ ही लोगों को मिलेगा? सभी को मिल सकता है। सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। तो एग्जाम में सफल होने भर से काम चलने वाला नहीं है। एग्जाम में सफल होना हमारी जिंदगी की टोटल सफलता का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक, जिंदगी में सफल होना कुछ और चीज है। तो चलो इसमें भी सफल होंगे, टोटलिटी में भी सफल होंगे, ऐसा हम मिलजुल के प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तक की हमने जितनी बात की उसको नटशेल में हमने कहा कि सभी अपने निश्चित आचरण के साथ हैं,
मानव निश्चित आचरण के साथ नहीं है। फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि निश्चित आचरण मानव के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? निश्चित आचरण मतलब क्या? जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, जानने के आधार पर मानना, स्वीकारना, इससे निश्चित आचरण आता है। लेकिन निश्चित आचरण क्या होता है? मानव के लिए निश्चित आचरण उसका एक व्यवस्था में चलना हो सकता है। तो निश्चित आचरण का मोटा मतलब अभी हमारे लिए है ना कि ऐसा आचरण जो मेरे लिए हमेशा सुखदायी हो। क्या? हमेशा मेरा विचार ऐसा चले जो मेरे लिए सुखदायी हो। मेरी इच्छा हमेशा ऐसी हो जो मेरे लिए सुखदायी हो। हमेशा मेरा दूसरों के साथ में व्यवहार मेरे लिए हमेशा सुखदायी हो, और मेरा जितना भी कार्य है वो भी मेरे लिए सुविधादायी हो, सुविधा देने वाला हो, ये दूसरों के द्वारा भी स्वीकार्य हो। तो ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, सभी के लिए स्वीकार्य हो, सभी उसको स्वीकार कर सके। सभी कब स्वीकार कर सकेंगे? जब उनके लिए भी सुखदायी होगा। जो मेरे लिए भी सुखदायी हो, सभी के लिए सुखदायी हो, ऐसा कोई आचरण निश्चित आचरण है। दूसरों से हमारी क्या अपेक्षा है? उनका आचरण हमारे साथ में निश्चित हो कि अनिश्चित हो? कब अनिश्चित होता है? आप कैसे पहचानते हो कि अनिश्चित हो गया? अगर पापा गुस्से में है तो उसी चीज के लिए मना करेंगे, और अगर शांति से है तो उस चीज के लिए हाँ बोल देते हैं। ये अनिश्चित आचरण, मूड देख के। ये अनिश्चित आचरण। सही गलत का कोई निश्चित मापदंड हमारे पास नहीं है, तो सब कुछ अनिश्चित सा लगता है। हाँ जी, कुछ बोल रहे? तो ये बात हो गई, है ना? तो मानव का आचरण निश्चित नहीं है। निश्चित होने के लिए क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है? सुखपूर्वक जीना है। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। मानव में व्यवस्था को समझना शुरू किया तो पता चला दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। दोनों प्रकार की आवश्यकताएं, एक आवश्यकता शरीर के लिए है, एक आवश्यकता मन के लिए। शरीर की आवश्यकता से मन की आवश्यकता पूरा नहीं होता। ये बात आप तक पहुंची? शरीर की आवश्यकता सुविधा, मन की आवश्यकता समझ। शरीर की आवश्यकता से मन का आवश्यकता पूरा नहीं होता, मन की आवश्यकता से शरीर का आवश्यकता पूरा नहीं होता। दो चीजें अलग अलग, दो आवश्यकता अलग अलग, उनको पूरा करने का तरीका अलग अलग, दोनों की प्रकृति अलग अलग। तो हम चर्चा कर रहे थे शरीर और मन, इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। अपने में उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि दोनों कैसे अलग अलग हैं, उसको पहचानने का कुछ प्रयास हमने किया है। इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में मैं चल रहा था कि शरीर परिवर्तनशील है और मन परिवर्तनशील अभी हमको लगता है, पर मूल में निश्चित आचरण होने के बाद ये परिवर्तनशील नहीं है। इसको देखेंगे। हाँ जी, और आगे। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। बहुत बढ़िया। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं, तो स्थूल शब्द और सूक्ष्म शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसका क्लैरिटी हमको हो जाए तो उस ढंग से ठीक। बॉडी का पोटेंशियल लिमिटेड है, बॉडी की क्षमता सीमित है, शरीर की क्षमता सीमित है, और जीवन में सोचने की, समझने की क्षमता, सोचना, समझना, ये सब असीमित है, असीम है। सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता अनलिमिटेड है। कितना भी सोचे इसमें कुछ घट जाता है क्या? सभी मानव में ऐसा ही है, असीमित है। और कुछ? सर, किसी शरीर पर शासन कर सकते हैं लेकिन हम मन पर शासन नहीं कर सकते। ओह, ये कैसे होता है? शरीर पे शासन कर सकते हैं और भ्रमित मानव, भ्रमित मन पे भी शासन कर सकते हैं, जागृत मन पे शासन नहीं कर सकते। ये समझ में आया? मन शरीर पे शासन करता है का मतलब है जैसा मन चाहता है शरीर को वैसा चलाता है। ठीक है? शासन का मतलब है कि जो जिससे नियंत्रित होता है वो उससे शासित होता है। मैं कोई चीज को नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं उस पर शासन कर सकता हूं। तो मैं जैसा चाहता हूं वैसा शरीर को चलाता हूं।
ये भूख लगती है, इसको कौन, भूख लगी है इसको कौन पहचानता है? पेट में पहचानने वाली कोई चीज नहीं। आपको भूख लगती है, आप कैसे पहचानते हो? कैसे पता चलता है? मन रो रो के बोलता है। मन रो रो के बोलता है। माइंड में सिग्नल मिल जाता है कि तो पेट में लगातार एसिड रहता है, निकलता रहता है। जब तक पेट में खाना पीना, कुछ पेट में कुछ मटेरियल है, तब तक अपने को ठीक लगता है। जैसे पेट खाली होता है, वो एसिड से थोड़ा सा पेट जलना शुरू होता है। वो जलने को हम भूख के रूप में पहचानते हैं। तो मैं पहचानता हूं, जैसे बच्चा जब भूखा होता है तो क्या करता है? रोता है, क्योंकि वो नहीं पहचानता है कि ये भूख है। कुछ दिन बाद वो पहचानने लगता है कि जब पेट जला और मैंने खाना खाया, उसके बाद ही जलना बंद हो जाता है। तो हमने पहचान लिया कि ये भूख है। ठीक, तो शरीर में भूख लगी तो मैं फिर बताता हूं कि आज उपवास है। पेट कुछ करता है? क्या करेगा बेचारा? चल भाई उपवास है, मत दे। नहीं दिया, अगला दिन फिर बोलता है, अगले दिन फिर वो जलता है, जलता ही रहता है वो तो। उपवास, तो मन बता देता है कि भाई नवरात्रे है, तो 9 दिन का छुट्टी कर दिया। 9 दिन बाद वो फिर बोलता है। बोलता है मतलब मैं ही पहचानता हूं, पेट कुछ नहीं बोलता है। वो एक स्थिति बनी रहती है जिसको मैं पहचानता हूं। फिर बता देते हैं, बोले रोजा है, 40 दिन का छुट्टी होगी। फिर सूचना मिलती है तो बता दिया, बोले संथारा है। जैनियों में शरीर के अंतिम समय में, बुढ़ापे में, जब ये समझ में आता है कि शरीर कोई काम का नहीं है, तो एक प्रक्रिया है जिसको कि वो संथारा बोलते हैं। निर्णय पूर्वक खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, शरीर मरता है, अब शरीर से और कोई काम हो नहीं सकता है, शरीर बूढ़ा हो गया, तो निर्णय पूर्वक बाय डिसीजन खाना लेना बंद कर देते हैं। शरीर कब तक चलेगा? शरीर में लगभग 30 से 90 दिन का भोजन स्टोर है फैट्स के रूप में, तो 30 से 90 दिन में शरीर मर जाता है। आत्महत्या जिसको हम बोलते हैं और संथारा में क्या फर्क है? आत्महत्या के टाइम एक में पुलिस पकड़ती है, एक में सम्मान मिलता है। गुड। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं मन पे शासन करता हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मन को चलाता हूं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक हो गया। और जो आदमी भ्रमित होता है, कौन आदमी भ्रमित होता है? भ्रमित आदमी की पहचान क्या है? कोई आदमी भ्रमित है, कैसे पहचानेंगे? अनिश्चित आचरण। और कैसे पहचानेंगे? मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। और कैसे पहचानेंगे? विश्वास में कमी है। और कैसे पहचानेंगे? जो सुविधा में सुख और सामान में सम्मान को तलाशते रहता है, वो सब भ्रमित होता है। अब तो पहचानना काफी आसान हो गया ना। तो धीरे धीरे समझते समझते पता चला कि बच्चों को कम समझाना है, अपने को ज्यादा समझना है। तो ये काम की बात समझ में आई कि भ्रमित आदमी को पहचानने का सीधा सीधा मतलब इतना ही है, जो सामान से सम्मान को तलाशता है, सुविधा से सुख को तलाशता है, ऐसा आदमी शुद्ध रूप से भ्रमित है। इसमें एक पैसा कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई शंका, कोई शंका नहीं। अब हम भ्रमित आदमी को आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर भी उसको बोलना नहीं कि दूसरे के बारे में ज्यादा पहचानना है कि अपने बारे में ज्यादा पहचानना है। अपने बारे में पहचानने से कल्याण है, दूसरे के बारे में पहचानने से जितने संबंध आपके थोड़े बहुत बचे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो दूसरों को पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने को ही पहचानने की जरूरत है कि मेरी स्थिति कैसी है। तो ये हमने पहचाना तो पता चला है ना कि शरीर और मन किस तरह से अलग अलग हैं। और भ्रमित मन पे भयपूर्वक शासन होता है, लालच पूर्वक शासन होता है, आस्था पूर्वक शासन होता है।
समझदार आदमी पे शासन नहीं हो सकता, ये समझ में आया। अगर मैं आगे बात, तो यदि हम चाहते हैं कि हम पे शासन ना हो, उसका एक ही मतलब है कि हम समझदारी पूर्वक स्व नियंत्रित होकर जिए, तो ही हम शासन से मुक्त हो सकते हैं। हम दूसरों के शासन को किसी हद तक नकार सकते हैं, मना कर सकते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप अपनी ही मान्यताओं के साथ जीने के लिए तो मजबूर होते हैं। ऐसा सामान से सम्मान, सुविधा से सुख, ये क्या है? ये भी अपनी खुद की गुलामी है ही है, मान्यताओं की गुलामी है ही है। कितना सारा दबाव में हम जीते हैं, रोज मर मर के जीते हैं। अपने आप को दूसरों से छोटा महसूस करना, किसी से बड़ा महसूस करना। छोटा महसूस करते हैं तो क्या होता है? हम दूसरों से अपने आप को छोटा महसूस करते हैं तो क्या होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं आपके साथ जीने के लायक नहीं हूं। पहुंच रहे हैं आप तक? जब हम दूसरों से अपने आप को बड़ा मान लेते हैं तब क्या होता है? आप मेरे साथ जीने के लायक नहीं हो। दोनों स्थितियों में क्या हुआ? मैं अकेला होता। जिनसे मैं बात करना चाहता हूं वो मेरे से बात करना नहीं चाहते। हम हमेशा अपने से ज्यादा पैसे वाले से मिलना चाहते हैं, वो अपने से ज्यादा पैसे वाले से मिलना चाहता है। हम सब एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं और गले मिलना चाहते हैं। गले कैसे मिलते हैं? आमने सामने मिलते हैं। और दोनों मिलना चाहते हैं तब मिलते हैं। एक तो मिलना भी नहीं चाहते इसलिए पीठ ही करके खड़े हैं। हम किससे गले मिलना चाहते हैं? अपने से अधिक पैसे वाले से। वो किससे मिलना चाहता है? वो अपने से अधिक वाले से मिलना चाहता है। ऐसा हम सब अकेले हैं। आदमी ने जिस तरह के पैरामीटर्स, जिस तरह की चीजें बना ली हैं कि पद के आधार पर इतना ये साइज होता है, धन के आधार पर ये साइज होता है, जाति के आधार पर ये साइज होता है, रूप रंग के आधार पर ये साइज होता है, हमने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी। इन कैटेगरीज को यदि इसके जो भी मापदंड हमने बनाए हैं उसको हम मीट आउट नहीं करते हैं तो वो हमको अपने से बराबर नहीं मानते। कोई हमको अपने से छोटा मानता है, ये हमको बहुत भारी पड़ता है, अपमानजनक लगता है ना? कोई हमको अपने से छोटा मानता है। मानव में क्या चीज है? बराबरी का स्वीकृति है। इसलिए कहा समानता ही सम्मान है। बात पहुंच रही है आप तक? समानता ही सम्मान है। सामने वाला आपको अपने बराबर रखता है तो आप सम्मानित फील होते। तो इस सारी चीजों में ये निकल के आया क्योंकि मानव और मानव के बीच में कोई समानता का आधार हमारे पास है नहीं। हमारे पास जितने आधार हैं एक दूसरे को देखने का, कैसे है? फिजिकल लेवल पे है कि समझ के लेवल पे है? फिजिकल लेवल पे है। इसलिए काफी कॉम्प्लेक्सिस के साथ हम जीते हैं और काफी सारा बोझड़ होते हैं। चलिए, जन्म किसका होता है? बच्चा कौन है? अभी जितना दिखता है उतनी बात कर लेते हैं, है ना? जवान कौन हुआ? स्त्री कौन है? पुरुष कौन है? कैसे मान लें इस बात को? आप स्त्री हैं कि आपका शरीर स्त्री है? नहीं, अब इनको शंका हो रही है आज इतने साल बाद। इतने साल बाद पता चल रहा है। इंटरेस्टिंग है ये। आप फीमेल हैं कि आपका शरीर फीमेल? आई मीन इट। आप पुरुष हैं कि आपका शरीर पुरुष? ये जो मन है ये मेल या फीमेल है या शरीर मेल या फीमेल है? कैसे माने इस बात को? दिखता है, शरीर दिखता है। अच्छा, मन नहीं दिखता इसलिए मेल फीमेल हो सकता है? देखता हूं कौन आंसर देता है आपने। हाँ, मन में फिर से प्लेस कर रहा हूं, है ना? ये मन मेल या फीमेल है या शरीर मेल या फीमेल है? इस बात को कैसे माने भाई? ये भी तो हो सकता है कि फीमेल शरीर में फीमेल मन होता है,
मेल शरीर में मेल मन होता है और फीमेल शरीर में मेल मन होता है। कोई ज्यादा दहाड़ते हैं, देखा नहीं? फीमेल का मन है बहुत सॉफ्ट है। वो तो आपके हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। नहीं वो कॉमन है, सारे लेडीज ने तो गर्ल्स का हस्बैंड के लिए स्ट्रांग हो जाता है, बाकी के लिए सॉफ्ट रहता है। शरीर को हम लिंग में बांट सकते हैं, लेकिन मन को हम लिंग में इसलिए नहीं बांट सकते क्योंकि मन समझ से वो बनता है और दुनिया में सही समझ सिर्फ एक ही है। अगर मन सही समझ से बना है तो मन सिर्फ एक ही होता है। आप अपने जो आपको समझ में आता है वही बोलिए। जो मैं कह रहा हूं उसको आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मन मेल या फीमेल होता है, शरीर मेल या फीमेल होता है तो हमको दिखाई भी देता है ना। शरीर मेल या फीमेल होता है ये हमको दिखाई देता है, लेकिन मन भी मेल या फीमेल होता है या मेल या फीमेल में मन कोई एक ही जैसी चीज है, वो अलग अलग नहीं है। या फीमेल में फीमेल मन होता है या कुछ फीमेल में मेल मन भी होता है और कुछ मेल में फीमेल मन होता है। कुछ लोग अपनी पत्नियों से बहुत डरते हैं, उनमें हो सकता है फीमेल मन रहता हो। मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सारी संभावनाएं आपके सामने रखती हैं। हाँ जी सर, जैसे एक बच्चे का मन है, जब बच्चे का मन बच्चा होता नहीं, जब हम बच्चे जब रहते हैं तब बड़ों के द्वारा ये बता दिया जाता है कि तुम मेल या फीमेल हो, तो मन उस हिसाब से डाइवर्ट हो जाता है तो मेल हो जाता है। नहीं, तो उसको बताया जाता है कि तुम फीमेल हो, ऐसा मान लेता है। तो वो मन उस हिसाब से चलता है कि मैं फीमेल हूँ तो मेरी लिमिटेशन इतनी है। हाँ, तो ऐसा मैंने मान लिया है। हाँ, तो ऐसा मैंने मान लिया है, पर मन ओरिजिनली वो मेल फीमेल है कि नहीं है? सर, मेरे विचार से मन मेल और फीमेल नहीं होता है, क्योंकि सुखी रहने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो तो हर व्यक्ति के लिए लागू होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमने कहा कि धरती पे हर मानव मतलब मेल फीमेल सभी हो गया। धरती पे सभी मानव की दो प्रकार की जरूरतें हैं, एक प्रकार की जरूरत सुविधा की है, एक प्रकार की जरूरत मन की है। ये सुख मन की जरूरत है। इस वाले पार्ट में धरती के सभी लोगों का, सबका हाल एक समान, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष अमीर गरीब सभी समझदार पूरा ही समझना चाहते हैं। सभी को विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, सुख की निरंतरता, है ना, समझ सबके लिए एक। ये पार्ट सबके लिए डॉट एक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो मन की आवश्यकता स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो अमीर हो गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, गांव हो शहर हो, सबके लिए डॉट एक समान। यदि हम और थोड़ी सी बात करें, जब भी हम मन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई कोई समझ होता है, समझ से कोई इच्छा होती है, इच्छा से कोई विचार होता है, विचार से हम कोई एक्शन करते हैं, एक्शन जब करते हैं तब शरीर से एक्शन करते हैं। समझ में मेल फीमेल है क्या? नहीं। इच्छा में मेल फीमेल है क्या? मेल फीमेल मानव इच्छा करता है, लेकिन वो जो इच्छा की जगह में तो कोई मेल फीमेल नहीं है। विचार मेल फीमेल होता है क्या? विचार भी मेल फीमेल नहीं है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट, बेसिकली शरीर मेल या फीमेल होता है। बात समझ में आया? तो ये समझ में आया कि शरीर, तो आप यदि फीमेल हैं तो आप फीमेल नहीं हैं, आपका शरीर फीमेल है ना। मानव के रूप में मैं ना मेल हूं ना फीमेल, मेरा शरीर मेल या फीमेल। किसी को भी वो लेडीज की थोड़ी सी जब उम्र बढ़ती है उसको कोई आंटी बोल देता है ना बाजार में, मैं आंटी दिखाई देती हूँ, सामने वाला डर जाता है। ये क्या चीज है?
ये ये आदमी अपने आप को उम्र बढ़ रही है वो स्वीकारता क्यों नहीं है? हमारे से भी बड़े रहते आंटी बोले तो हम उनको दादाजी बोलेंगे ना सर। हमसे भी बड़े। ये उम्र देखिए एक सिंपल फिनोमिना लगभग सबके साथ है। शरीर की उम्र बढ़ने को हम क्यों नहीं स्वीकार पाते? हम हमेशा कम करना चाहते हैं, हमेशा 25 नहीं 18 का ही दिखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जैसे एक कहावत है, वो इंटरनेट कहावत नहीं है, एक एडिकेट्स में आता है कि वे महिलाओं से उनका उम्र नहीं पूछना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो एक मान्यता चली आ रही है, अब मानने के ऊपर है। पूछने से नाराज भी हो जाती है, मान्यता नहीं। वो असली में कुछ मान्यता ऐसी होती है कि इतना आदमी के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आदमी इस चीज को लेकर स्वीकार कर लेता है कि यही सही है। वो तो ठीक है, पर ये उम्र पूछने से नाराज क्यों हो जाते हैं? मैं नहीं होंगी, मेरे को पता नहीं है, बाकी लोग का पूछे। जवान है ना, इसलिए 10 साल बाद हो सकता है हो जाओगे। अरे सर उसके एडिकेट में ये भी तो लिखा होता है कि मेल से उनकी सैलरी नहीं पूछनी। देखा? मैंने आधा बोला नहीं था जानबूझ के, मैं कोई ना कोई तो बोलेगा, तो धीरे से मेरे को बताया गया है उसमें यह भी शामिल होता है कि पुरुषों से उनका सैलरी नहीं पूछना चाहिए। वर्किंग से कितने महीने में कितना पैसा कमाते हो ऐसा पूछते नहीं, भाई भाई से नहीं पूछता है। सोच से नहीं हो और क्या, इज्जत का सवाल, स्टेटस का सवाल है, इज्जत का सवाल। तो कुल मिला के कमाएगा तो खुद ही बता देगा सर, नहीं कमाएगा। सर सच को स्वीकारने से वो डरते हैं शायद। सर क्योंकि जो वो सच को मानते हैं वो सच है नहीं। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। बुढ़ापे का भय ना हर आदमी में होता है, पता नहीं क्यों, और शायद स्वयं के प्रति विश्वास की कमी होती है, इसलिए हम सही एज को फेस नहीं कर पाते हैं। सार तो इतना, ऐसा मैं सोचती हूँ। अभी तक हमारी पहचान शरीर के आधार पर है। वो जो 18-20 साल में शरीर फुल ब्लूम में रहता है, वो जितना सुंदर दिखता है, जितना वो आकर्षक होता है ना, जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है उसका आकर्षण कम होता है। तो लोग अब उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उतना प्यार से नहीं देखेंगे। सब हमको देखें ऐसा तो हम चाहते ही हैं, हमको अप्रिशिएट करें ऐसा हम चाहते ही हैं। तो कुल मिला के मामला इतना है। तो लोग मुझको पूछें, लोग मुझको अप्रिशिएट करें, उसके लिए मेरे पास क्या हो? तो क्या हो? फिजिकल लेवल पे क्या हो सकता है? शरीर एक चीज है, मेरी गजेट्स एक चीज है, पहनना ओढ़ना एक चीज है, ये तमाम चीजें हैं जो बाहर की। तो मैं भी सिर्फ जो कहना चाह रहा हूं ये कहना चाह रहा हूं। तो जन्म हुआ किसका? शरीर का। बच्चा कौन? जवान कौन? स्त्री कौन? पुरुष कौन? बूढ़ा कौन? कौन मर गया? शरीर। हम में से किसी को भी अपने मरने के प्रति स्वीकृति है? तो मरना चाहते हो? है? वही कह रहा हूँ, अभी तो क्या आपको कुछ समझ में आने लगा है तो आप लोग काफी बोलने लगे हो, नहीं तो आप लोग की बोलती बंद रहती। हाँ जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। क्या हम मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहते, लेकिन शरीर मरता है, हमने देखा है। तो शरीर मरता है तो मौत को नकार नहीं सकते, पर मैं तो मरना नहीं चाहता। जैसे कभी भी ये कल्पना करेंगे शहर में भूकंप आएगा तो क्या होगा, तो पतली गली से मैं तो बच ही जाऊंगा, अपने आप को हम बचा ही लेते हैं, बाकी लोग का जो होगा होगा, मैं तो किसी तरह से बच जाऊंगा कहीं। तो मूल में मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं बूढ़ा, देखिए अपनी स्वीकृतियां देखिए कैसी हैं। ये स्वीकृतियां किसी एक की है कि लगभग सभी की हैं। मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता हूं, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहता हूं, मैं समझदार दिखना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, है
ये सब में है। इसका मतलब है कि ये शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है, ये तो हमेशा जवान है। कौन? मन। मन हमेशा जवान है। जवान है से मतलब क्योंकि वहां कोई बूढ़ा होने वाली चीज नहीं। मन में क्या? उम्र नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया। ये उम्र किसकी है? शरीर की है। उम्र किसकी है? शरीर की है। इसलिए आप अधिकांश लोग अपने आप में देखिए, उम्र बढ़ने का एहसास आपको होता है? उम्र बढ़ने का एहसास अपने में नहीं होता है, वो जब शरीर में पहला बाल सफेद आया, ओहो सिग्नल आ गया। जिन बच्चों को गोदी में खिलाया था वो अंकल बोल दिए, ओहो मैं अंकल हो गया। ठीक, तो आप अपने 20 साल की घटनाओं, 20 साल पहले मैंने आप अपने में देख सकते हैं बहुत सारी घटनाओं को। मैं जिस स्कूल से 12th किया हूं, 84 में मैं 12th किया। 84 मतलब कितने साल हो गए? 26 साल। आज भी जब उस स्कूल के बाजू से गुजरता हूं दिल्ली में, मेरे को जो उसकी लैब हमारी रोड के किनारे थी, उसमें हम बहुत सारे उल्टे सीधे काम किया करते थे। कोई केमिकल किस में डाल दिया, कोई केमिकल किस, सभी करते हैं, है ना। उस लैब के बाजू से गुजरते हैं तो आज भी लगता है कल की बात थी। जब हम अपनी जिंदगी में घटी घटनाओं को याद करते हैं तो क्या उनमें सालों की दूरियां दिखाई देती हैं? वहां सालों की दूरियां नहीं है, लगता है कल की ही बात है। तो ये समझ में आया कि ये उम्र शरीर का फिनोमिना है। जीवन में या मन में, अभी मन कह लीजिए, वहां उम्र भी नहीं है। तो ये उम्र के बढ़ने की स्वीकृति हम में नहीं है। शरीर का उम्र बढ़ रहा है ना, इसको हम देखते ही हैं, उसको नकार तो नहीं सकते, उम्र बढ़ा ही है। ये मन की क्या जरूरत है? सुख। सुख, और एक तरीका सुख पाने का है जो हम अभी तक करते आए हैं ना, खाना पीना और ऐशो आराम और इंद्रियों से और जो कुछ मिलता है। ठीक, जो असली वाला सुख है निरंतर, उसका पता अभी चला नहीं है। और ये सुख जितना भी पाया है उससे सुख की प्यास बुझी नहीं है। और जो सुख पाने के तरीके हैं वही फिजिकल लेवल के हैं। इसलिए 50 साल के व्यक्ति में से 20 साल का झांकता हुआ युवा दिखाई देता है। आपको कभी देता है कि नहीं देता? मेरे को देता है। 20 साल की महिला में से 20 साल की लड़की झांकती हुई दिखाई देती है। 50 साल 60 साल के पुरुष में से 20 साल का लड़का झांकता हुआ दिखाई देता है। क्या मतलब? शरीर बूढ़ा हुआ है, और मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां 20 साल पहले खड़ा था। आज भी मैं सुखी होने के जो मेरे अरमान थे, सुखी होने के जो मेरे चाहनाएं थी, वो पूरी नहीं हुई है ना। अब शरीर बड़ा हो गया है, कोई अंकल आंटी कहने लगा है, कोई कुछ कहने लगा है, तो हमको थोड़ा सा संतुलित रहना पड़ता है। अंदर से तो मन उछाल मारता है वो सब करने के लिए जो 20 साल पहले किया था। इन सारी घटनाओं को अपने में देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि मन एक अलग फिनोमिना है, एक अलग रियलिटी है। शरीर एक अलग रियलिटी है। शरीर एक रियलिटी है जो माँ बाप से पैदा होता है। शरीर एक रियलिटी है जो माँ के गर्भ से हमको उपलब्ध होता है, चाहे पशु में हो चाहे मानव में हो। इसको हम समझते हैं। ये मन कहां से पैदा होता है? यदि थोड़ा सा हम ठीक से ध्यान देंगे तो हमको यह भी समझ में आया कि मन में सारा जितने भी फैक्टर्स हैं सब निरंतर हैं। सुख की चाहना निरंतर, विश्वास की चाहना निरंतर, समझ की चाहना कंप्लीट। मन कैसा है? भारहीन जैसा हमको स्वीकृति है। ठीक, शरीर को देखें, सारी चीजें सीमित। शरीर का कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है। शरीर का कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है। ये आपको समझ में आता है? ठीक है। शरीर खुद में एक भौतिक, रासायनिक, फिजिकल, केमिकल रियलिटी है। वो खुद में एक फिजिकल लेवल की चीज है, इसलिए उसकी कोई क्रिया निरंतर हो नहीं सकती। जैसे शरीर से हम 24 घंटे खा नहीं सकते, 24 घंटे सो नहीं सकते, लेकिन मन से हम 24 घंटे विचार करते हैं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक से पहुंचता है ना?
मन का सारे क्रिया निरंतर है, 24 घंटे सोचते हैं, 24 घंटे सुख की आशा करते हैं, है ना। उधर सारी चीजें निरंतर हैं, इधर सारी चीजें टेम्परेरी है, निरंतर नहीं है। तुमको समझ में आता है कि दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये भी समझ में आया कि शरीर माँ बाप से पैदा होता है, शरीर का रंग रूप और रोग माँ बाप से आ सकता है, आता ही है। माँ बाप को कोई डिजीज होती है, बच्चों में वो डिजीज आती है। तो शरीर का रंग रूप रोग तीनों माँ बाप के शरीर से बच्चे के शरीर में आता है। समझ जेनेटिकली नहीं आ रहा है, क्योंकि मन कोई माँ बाप से मिलके बनी हुई कोई चीज नहीं है। जिस तरह से एग्जिस्टेंस में इतने सारे परमाणु हैं, एटम्स हैं, किसने बनाया? कोई साइंटिस्ट बनाया? नहीं, नेचुरली है। उसी तरीके से मन एक एंटिटी है जो एग्जिस्टेंस में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जिस समय किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा है ना है, तो लगभग आप देखते हैं कि 4.5 महीने में, लगभग 4.5 महीने के आसपास बच्चा पेट में हिलना शुरू करता है। उसके पहले हिलता नहीं। बायोलॉजिकली यदि 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन होता है तो मेडिकल साइंस में उसको अलग तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि उसके पहले वो फीटस है, भ्रूण है, बच्चा नहीं। मेडिकल साइंस में उसको पहचानने का तरीका अलग है। 4.5 महीने के बाद यदि अबॉर्शन होता है तो उसको अलग तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि अब वो बच्चा है। तो बेसिकली लगभग 4.5 महीने होने के तक शरीर पूरा डेवलप होता है। शरीर डेवलप होने का मतलब है कि ब्रेन सहित शरीर के सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। 4.5 महीने के बाद उसका साइज बढ़ता है। जैसे 9 महीने के बाद फिर उसका और साइज बढ़ता है। तो लगभग 9 महीने में वो शरीर पेट से बाहर आने के लायक होता है। तो लगभग 4.5 महीने जब वो ब्रेन शरीर अपने आप में पूरा डेवलप हो गया तो कोई मन उस शरीर को चलाना शुरू करता है। उसी क्षण से बच्चा पेट में हिलना शुरू करता है, उसके पहले नहीं हिलता। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं ये मन भी फिर बायोलॉजिकली हो गया है, वो मन भी फिर बायोलॉजिकली हो गया। नहीं हुआ ना, वही तो मैंने कहा, मन बायोलॉजिकल नहीं है। तो मन एक एग्जिस्टेंशियल क्रिएशन है। मन प्रकृति में बनी हुई कोई अलग कोई यूनिट है जिसमें सोचने की, समझने की, विचार करने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना। ये अपने आप में पैदा होने वाली, मरने वाली चीज नहीं है, इसलिए किसी भी मानव में मरने की स्वीकृति नहीं है। मन किसी शरीर को चलाता है, शरीर मां के गर्भ में बनता है, शरीर मेल या फीमेल होता है। मेल या फीमेल क्यों होता है? क्योंकि शरीर बनने के लिए मेल और फीमेल चाहिए। प्लांट्स में भी मेल फीमेल होता है, एनिमल्स में भी मेल फीमेल होता है। तो शरीर बनने के लिए ये प्री रिक्विजिट है, कंडीशन है कि एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। तो बेसिकली स्त्री पुरुष शरीर का, अजी कोई कंफ्यूजन होता है बता दीजिएगा। मेल फीमेल शरीर का होने का इतना ही मतलब है कि नए शरीर बनते रहे। सर बहुत सारे जानवर होते हैं जिनका लिंग सिंगल रहता है, तो वो अपने आप रिप्रोड्यूस करते हैं। जब उनकी यहाँ पे वो थे यहाँ पे, तो फिर मेल फीमेल की क्या जरूरत बहुत पड़ी? सारे जानवर नहीं होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे लेवल की चीजें, हाँ माइक्रो लेवल की चीजें हैं, या कुछ प्लांट्स हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों एक साथ होता है, या जिसमें जरूरत नहीं होती। बायोलॉजिकली यदि हम इवोल्यूशन को देखेंगे तो प्लांट्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऐसा एक क्रम चलता है। तो इसमें कोई शरीर जो बहुत अविकसित शरीर है, बहुत लोअर लेवल, लोअर कैटेगरीज के शरीर हैं, वहां पे मेल फीमेल नहीं चाहिए, उनका अपना डिजाइन है। लेकिन जैसे ही हायर ऑर्डर के जितने भी शरीर हैं वहां सब जगह मेल फीमेल है। तो इस लेवल का कॉम्प्लेक्स शरीर, जिस लेवल का शरीर मानव चलाता है, इस लेवल के शरीर के डेवलप होने के लिए एग्जिस्टेंस में मेल फीमेल होना एक प्रीरिक्विजिट। तो जो चीज जैसी उसको वैसे ही समझना पड़ेगा। कैसा समझना पड़ेगा? मटेरियल जो है मात्रा विधि से नियंत्रित है, प्लांट्स बीज विधि से नियंत्रित है, पशु वंश विधि से नियंत्रित है, मानव का शरीर भी वंश विधि से नियंत्रित है। शरीर मानव वंश विधि से नियंत्रित नहीं। तो मेरा शरीर ऐसा ही है जैसे मेरे माँ बाप थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। बाप
चोर हो ही सकता है, बेटा संत हो सकता है, बाप संत हो